Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudhamdi. This is my third video of chapter number 9, Rural Development of Indian Economy. In this video, I am discussing about the topic lingering challenges of rural development. This is the I already discussed about lingering challenge of rural development of first A part, the challenge of rural credit. पिछले जो वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करने वाले चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर और रूरल मार्केटिंग में. आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर में या रूरल मार्केट में हमारा मार्केटिंग का क्या चैलेंज है मार्केट के लिए. जब फार्मर फसल को बना लेता है, जब वो मार्केट जाता है तो वो उनको क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय द फार्मर in this function. So let's understand this topic by in very good manner. So the after harvesting the farmer need to assemble their produce. Harvesting का मतलब होता है यहाँ पे कि जब वो खेती कर लेता है, जब फसल उग जाता है तब उसको फसल को काटा जाता है तो उसे हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक ना. तो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो फार्मर होता है उसको असेंबल करता है, मतलब कलेक्ट करता है. देयर प्रोड्यूस मतलब जितना वो उत्पादन किया है ऑन द फार्म मतलब फील्ड में या खेती में. प्रोसेस इट एंड ग्रेड इट, उसके बाद उसको प्रोसेस आगे बढ़ाता है, उसको ग्रेड करता है, मतलब उसको अलग अलग करता है. एंड स्टोर इट इन फाइनली ब्राउज बाय द मार्केट फॉर सेल, उसके बाद फिर इसको स्टोर कर लेता है, स्टोरेज में डाल देता है ताकि उसको मार्केट में बेच सके. तो ये जो प्रोसेस है ये चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आता है, जिसमें उन्हें हार्वेस्टिंग करना पड़ता है, उसको स्टोर करना पड़ता है, ग्रेडिंग करना पड़ता है, मतलब मार्किंग करता है कि कौन किस तरह क्वालिटी का है, सबको अलग अलग करता है. और उसके बाद क्या करता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंक्लूड ऑल दिस प्रोसेस बिटवीन द हार्वेस्टिंग एंड द फाइनल सेल ऑफ प्रोड्यूस बाय द फार्मर. आपको समझाते हैं हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काटने से लेकर फसल को बेचने तक जो प्रोड्यूस किया गया उस चीज को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं. मतलब यहाँ मार्केटिंग का मतलब इतना ही नहीं हुआ कि आप मार्केट में गए गुड्स को बेचें ना, आप फसल को काटने से लेकर स्टोरेज से लेकर मार्केटिंग फाइनली तक जो बात करते हैं वो आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहलाता है. ठीक है. सो हमने यहाँ पे समझा चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ मार्केटिंग हार्वेस्टिंग से लेकर फाइनल सेल तक. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट का चैलेंज था लिंगरिंग चैलेंज का. अब हम लोग देखते हैं हमारा जो ये लिंगरिंग चैलेंज है, ये मार्केटिंग जो चैलेंज है, ठीक ना, उसको गवर्नमेंट ने कैसे कैसे स्टेप से ठीक किया है. ठीक है. तो देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिया है इसको खत्म करने के लिए. तो देख सकते हैं मेजर मतलब उपाय, इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट किया गया बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, फार्मर के लिए जो बर्डन है उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिया है उसे हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट इज द रेगुलेटेड मार्केट. गवर्नमेंट ने एक रेगुलेटेड मार्केट बनाया, ऐसा मार्केट बनाया जहां पे फार्मर अपने गुड्स को या प्रोड्यूस को लेकर जा सकता है और बेच सकता है, और उस मार्केट में उसे ज्यादा बार्गेनिंग का जो प्रॉब्लम है वो ना करना पड़े. क्योंकि मंडी में जब फार्मर जाता है तो उसे बार्गेनिंग का जो प्रॉब्लम है उसे फेस करना पड़ता है. क्योंकि जो होलसेलर बैठे हुए और जो मंडी में जो दुकानदार बैठे हुए हैं, जो सेलर बैठे हुए हैं, वो उनसे फार्मर से कम दाम में खरीदने का कोशिश करता है, बार्गेनिंग करने की कोशिश करता है और वेट को भी कभी कम करता है. मतलब यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है. ट्रेड प्रैक्टिसेस में हो गया व्यापार में थोड़ा धोखा देना या प्राइस को कम कर देना, तो ट्रेड प्रैक्टिसेस होता है ठीक ना. तो फार्मर को इसको बचाने के लिए मार्केट को रेगुलेट करता है गवर्नमेंट, मतलब रेगुलेशन डालता है कि नहीं कोई भी फार्मर से कम में फसल को नहीं ले, उसके लिए मार्केट को रेगुलेटेड किया गया है, मार्केट को सिस्टमेटिकली किया गया है, मंडी को तैयार किया गया है ताकि फार्मर के साथ कुछ भी गलत ना हो. अगला हमारा कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी, जिसमें बहुत सारा फार्मर एक साल साथ जाकर क्या करता है अपना प्रोड्यूस को बेच देता है. जैसे राम श्याम घनश्याम 3 फार्मर है और तीनों ने प्रोड्यूस किया और वो तीनों एक साथ जाकर मार्केट में जाके गुड्स को या फसल को बेच देता है. तो उसे हम लोग कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं, जहां पे बहुत सारा फार्मर मिलकर गुड्स को या फसल को बेचता है. अगला हमारा प्रोविजन ऑफ वेयर हाउस फैसिलिटी. ये गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि जो भी फार्मर फार्मिंग करता है, क्रॉप को उत्पादन करता है, तो उसे रखने का एक जगह होना चाहिए जो कोल्ड स्टोर के रूप में या फिर और भी स्टोरेज के रूप में. वेयर हाउस का मतलब यहाँ पे स्टोरेज होता है
मतलब कि गोदाम हो गया जहां फसलों को रखा जाता है, जहां पे कीड़ों मकोड़ों से हमें फसलों को बचाना चाहिए, उस तरह का जो स्टोरेज होता है वेयर हाउस बोलते हैं। जो फसल होता है उसके लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ वेयर हाउस होता है, इसलिए बहुत सारे फार्मर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है ताकि मार्केटिंग का जो सिस्टम है, स्टोरेज भी क्या है, एक मार्केटिंग का पार्ट है, सो इसको भी ठीक करने के बारे में वो प्रोविजन लगाता है, मतलब बहुत सारा प्लानिंग करता है और इसे प्रोवाइड करने की कोशिश करता है फार्मर को, ताकि उसका फार्मर का जो फसल है वो बर्बाद ना हो। अगला है सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे रेलवे के थ्रू ये अगर आप फार्मर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, फूड ग्रेन को भेजता है या फसल को भेजता है, तो उससे सब्सिडी दिया जाएगा, मतलब उससे कम दामों में ही, टिकट में ही उसको फसल को भेज दिया जाएगा, मतलब उससे ज्यादा टिकट का दाम नहीं देना पड़ेगा और वो जो फसल है उसको आराम से वो एक जगह से दूसरी जगह भेज सकता है। फसलों पे, किसानों पे सब्सिडी दिया जाता है, मतलब गवर्नमेंट उसको बोलते हैं कि हाँ तुम अपने फूड जो फसल है या क्रॉप है वो हम ट्रेन के द्वारा या रेलवे के द्वारा भिजवा देंगे बहुत सस्ते में। तो ये जो सिस्टम है उसमें जो छूट मिलता है जो भिजवाने में, ट्रांसपोर्टेशन में फार्मर को गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, उस पर सब्सिडी कहते हैं, मतलब सब्सिडी ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाना। अगला हमारा डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है, आजकल मीडिया है, बहुत सारा टेलीविजन है जो फार्मर को हमेशा बताते रहता है कि किस मार्केट में क्या रेट है क्या नहीं है, फार्मर के बारे में ये भी बताता है कि उसको किस समय में कैसे करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। मीडिया बना दिया गया है, एक प्रोग्राम बना दिया गया है, नेटवर्क से जोड़ दिया गया है, सैटेलाइट से खेती किया जाता है, देखा जाता है कि कहाँ फसल हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितनी बड़ी जगह है, कहाँ क्या फसल हो सकता है। तो ये पूरा सैटेलाइट से अरेंजमेंट जो है ये आपका डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट, ताकि फार्मर जो है अच्छी तरह के फसल उगा सके। उसे पता होना चाहिए कि कब बरसात होगा, नहीं होगा, कब अच्छे फसल उगा सकते हैं, कब उसे पैसा लगाना चाहिए, कब उसे मेहनत करना चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस किया रहता है। अगला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी पॉलिसी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा कि एमएसपी क्या है, व्हाट इज एमएसपी। देखिए इसका मतलब क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई फार्मर कुछ वीट का प्रोडक्शन करता है, ठीक ना, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देख के समझाने की कोशिश करता हूँ कि एमएसपी को देखिए। मान लीजिए कि वीट है 30 रुपए केजी, अगर फार्मर को पड़ गया है, ठीक है, 30 रुपए केजी मान लीजिए पड़ रहा है उसको 1 केजी बनाने में, ठीक है, और 1000 केजी बनाता है तो उसको 30,000 रुपया मिलना चाहिए। और वो मार्केट में अगर वो जाता है तो उसको 30,000 नहीं मिल रहा है, उसको जो मार्केट का जो सेलर है, जो मंडी है, वो बोले कि नहीं हम आपको सिर्फ 25,000 देंगे या सिर्फ हम 20,000 देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट यहाँ बोलता है कि जब ऐसा होता है कि जब फार्मर का जो मेहनत है ज्यादा है, कॉस्ट जब ज्यादा पड़े और वो मार्केट में जाकर, मंडी में जाकर नहीं बेच सके, तो वो गवर्नमेंट को बेच सकता है, मतलब गवर्नमेंट उस समय उसका फसल को खरीद लेगा, आप खुद खरीद लेगा, ठीक ना। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करता है, उसको एक रीजनेबल प्राइस के साथ उस जो वीट है उसको वो खरीद लेगा। इस मान लीजिए 25,000 रुपया या 28,000 रुपया, जो भी वो फार्मर रीजनेबल बोलता है प्राइस, उस पे वो खरीद लेता है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये एक सिक्योरिटी देता है, एक इंश्योरेंस देता है, एक एश्योरेंस देता है, सॉरी इंश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस देता है कि अगर तुम मंडी में नहीं बेचोगे तो हमें आके भेज देना, तुम्हारा फसल को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, तुम्हें रीजनेबल प्राइस देंगे, मतलब अच्छा प्राइस देंगे, ठीक है, तुम्हारे मेहनत के अनुसार देंगे। तो उसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं। यहाँ पे जो बर्डन होता है फार्मर का बेचने का मंडी को, वो बहुत टेंशन बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि कहा गया कि फार्मर की नहीं सिर्फ हमको ही बेचना, तो मंडी में अगर बेच सकते तो बेच दो, अगर नहीं बिका तो हमें बेच देना। सो दिस चैप्टर इज third video. This is third video of this chapter and this is video is completed. So must write and मैं एक बात और करना चाहता हूं आपको कि अगर आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है तो आप इंडियन इकोनॉमी में याद रखिएगा, हर साल बच्चा लोग जो है क्या करता है, जो स्टूडेंट होते हैं वो इंडियन इकोनॉमी बहुत आसान लेता है, ठीक है। तो आप बिल्कुल आसान नहीं ले इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन इकोनॉमी इतना आसान नहीं होता है, खासकर सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है, और किसी भी बोर्ड के लिए। पर सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है कि आपका इंडियन इकोनॉमी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपका जो टॉपिक होता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप चैप्टर को बिल्कुल रीडिंग करें और अपना नोट्स भी तैयार करें। आपका जो चैप्टर है, जो इंडियन इकोनॉमी का बुक है, जो बीके पब्लिकेशन का बुक है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे याद रखिए कि आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अपने टॉपिक को, मैं यहाँ पे सिर्फ टॉपिक को डिस्कस करता हूँ और पूरे डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपका भी ये जिम्मेदारी बनता है कि आप मेरे वीडियो को देखकर या समझकर या पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर को बिल्कुल पढ़ें।
जो जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है आप उसे फिर से जरूर देखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका ये चैप्टर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और साथ में ही आप इतना भी याद रखें कि चैप्टर के पीछे जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल हो, या लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो, सबको आप अच्छे से देखें, समझें कि हमारा टॉपिक का क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। और साथ में ही आप सिलेबस पे भी ध्यान दें कि कौन सा सिलेबस बदला है, कौन सा सिलेबस नहीं बदला है। जब तक आप सिलेबस के बारे में जानेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आप सिलेबस को भी बिल्कुल ध्यान दें, जो मैंने सिलेबस प्रोवाइड किया उसे भी आप चेक करते रहें, ठीक है। और हमेशा टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहें, पूरा बुक को पढ़ना आपको जरूरी है। आपके पास अच्छा नॉलेज तभी हो सकता है जब आप बुक को पूरा रीडिंग करते हैं। तो अगर आप बुक को रीडिंग कर सकते हैं तो अपना भी ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे लिखें, पढ़ के अच्छे से लिख लें और पॉइंट बाय पॉइंट लिखें। और हमेशा याद रखिएगा जो टॉपिक का जो पॉइंट होता है उससे अच्छे से याद कीजिए, ताकि आपको चैप्टर जो है बहुत आसान लगे, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी में हमें समझना होता है और लिखना होता है, और रीडिंग करना तो बहुत जरूरी है। आप 2 बार रीडिंग करो, 3 बार रीडिंग करो, जितनी बार रीडिंग करो, कहानी के जैसा पढ़ते रहिए इसको, और यहाँ पे टॉपिक को देखकर समझ सकते हैं। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप 12th क्लास में अच्छे मार्क्स को कवर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, हमारा जितना भी टॉपिक है, चाहे फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो या फोर्थ वीडियो जो आने वाला है, हम नेक्स्ट वीडियो में जो मैं भेजूंगा वो सभी इंपॉर्टेंट होगा। उस सभी वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपके लिए जरूरी हो गया कि आप सभी वीडियो को देखें। अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं या स्टडी पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आप क्वेश्चन एग्जाम पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल देखें और समझें, क्योंकि जब हानिकारक इसलिए हो जाएगा जब आप क्वेश्चन लिख नहीं पाओगे एग्जाम में, तो आपको यहाँ पे मार्क्स भी नहीं मिल सकता। सो आप यहाँ ध्यान दें बिल्कुल कि आपको अच्छा मार्क्स लाने के लिए अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, हर टॉपिक को ध्यान देना पड़ेगा ताकि अच्छे मार्क्स लाए। सो थैंक यू। मस्ट लर्न एंड राइट एंड देन रीड द बुक अगेन एंड अगेन। जब तक आप समझ न जाए तब तक आप पढ़ते रहे। सो थैंक यू।